नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 फुटबॉल पढ़ा हूँ। तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 36 को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 36 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का चैप्टर हैदराबाद। तो आपका जो नवीन राज का जो उदय हुआ था उसमें हैदराबाद आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो एक आपका ऊपर में अवध में कल जो पढ़ रहे थे, अवध राज्य में, उसमें एक डायग्राम एक छूट गया था, जिसको आज पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हैदराबाद से शुरुआत करेंगे। तो अवध के नवाब में कौन था? सब अवध के नवाब जो बना था तो मीर मोहम्मद नासिर। तो सबसे पहले आपका मीर मोहम्मद नासिर जो है, ये आपका जो है इनका बेटा था, या फिर इसके बाद जो है आपका शहादत खान, जो जो ये आपका अवध खान, अवध का संस्थापक था शहादत खान। और इसकी उपाधि थी बुरहान उल मुल्क और राजधानी थी इसकी फैजाबाद, ठीक है। तो अवध के नवाब में सबसे पहले जो आएगा मीर मोहम्मद नासिर था, ठीक है। और उसके बाद सोचा होगा ये मीर मोहम्मद नादिर ने, लेकिन उसकी जो है असली जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक, वो आपका सादत खान था। और इसकी उपाधि थी बुरहान उल मुल्क और राजधानी थी फैजाबाद। और ये जो है आपका सादत खान की जो आपके 1722 से लेके 1739 तक, देखिए इसका समय काल था अवध के नवाब का, ठीक है। सबसे पहले आपका शहादत खान, उसके बाद आपका 1739 से लेकर 1754 तक सफदरजंग, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर आपका आ जाएगा सफदरजंग और फर्स्ट नंबर पर आपका आ जाएगा जो है आपका शहादत खान, ठीक है। और ये जो है वास्तविक संस्थापक स्टार मान लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका शहादत खान, सफदरजंग। उसके बाद थर्ड नंबर पर आएगा आपका शुजाउद्दौला। तो थर्ड पर आपका शुजाउद्दौला आएगा, जिसके साथ जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आ जाएगा आसाफुद्दौला। तो शुजाउद्दौला के बाद आसाफुद्दौला, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पर आ जाएगा आपका वजीर अली 1797 से लेके आपका, उसके बाद आदत अली खान। तो वजीर अली आदत अली, वजीर अली आदत अली खान आपके 1797 से 1798 वजीर अली। उसके बाद आपका आदत अली 1798 से 1814 तक। उसके बाद गाजीउद्दीन हैदर अली। तो आदत अली के बाद गाजीउद्दीन हैदर अली, ठीक है। तो गाजीउद्दीन हैदर अली खान था, ठीक है। तो ये आपका था 7वें नंबर पर 1814 से लेकर 27। उसके बाद 8वें नंबर आ गया आपका, 8वें नंबर पर आपका जो अवध का नवाब बना उसका नाम था नासिरुद्दीन हैदर, ठीक है। तो आपका सबसे पहला है गाजीउद्दीन हैदर अली, उसका नासिरुद्दीन हैदर है, ठीक है। तो उसके बाद हैदर के बाद फिर से आपका 9वां नंबर पर आ गया अली शाह, ठीक है। और 10वें नंबर पर अमजद अली शाह, ठीक है। तो 10वें पर अमजद अली शाह 1842 से लेकर 47। और अली साहब के जो है 1837 से लेकर 1842 तक। नेक्स्ट आपका 11वें नंबर पर बना वाजिद अली शाह, ठीक है, जिसका समय था 1847 से लेकर 1856 तक। और लास्ट में जो है बिजलिस कादिर पुत्र इसका था, ठीक है। इसका समय था 1897 में नवाब था, ठीक है। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत अवध को जो है कुव्यवस्था के तहत जो है इसको साम्राज्य में, कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कौन थे? तो शहादत खान 1722 से लेकर 1739। दूसरे पर सफदरजंग 1739 से लेकर 1754। तीसरे पर शुजाउद्दौला 1754 से लेकर 1775। चौथे पर आपका आसाफुद्दौला 1775 से लेकर 1797। और पांचवें पर वजीर अली 1797 से 98। छठे पर आपका आदत अली खान 1798 से लेकर 1814। सॉरी छठे पर आपका है आदत अली खान। और सातवें पर गाजीउद्दीन हैदर अली खान 1814 से लेकर 27। नासिरुद्दीन हैदर 1827 से लेकर 37। नौमा आपका अली शाह 1837 से लेकर 42। 10वां आपका अमजद अली शाह 1842 से 47। और 11वां आपका है वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक, ठीक है। और उसका पुत्र हो गया इजलिस कादिर 1857 तक, ठीक है। तो ये आपका था। और अमजद अली शाह के तीन बेटे थे, एक का नाम मुश्ताक अली और एक आपका सुलेमान का था, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो आपके बीच में था वाजिद अली शाह, ठीक है, और 1847 से लेकर 1856 तक। तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है अवध के नवाब मीर मोहम्मद नासिर। शहादत खान 1722 से लेकर 1739। अवध का संस्थापक, उपाधि बुरहान उल मुल्क, राजधानी फैजाबाद, सफदरजंग 1739 से लेकर 1754। शुजाउद्दौला 1754 से लेकर 75। आसाफुद्दौला 1775 से लेकर 97। उसके बाद आपका जो है वजीर अली 1797 से 1798। उसके बाद फिफ्थ पर आपका आ गया, सिक्स पर आपका आदित अली खान 1798 से लेकर 1814। उसके बाद आपका जो है गाजीउद्दीन हैदर अली खान 1814 से लेकर 1842। उसके बाद उसका बेटा जो है नासिर हैदर 1827 से लेकर 1837। उसके बाद आपका जो है आदत अली खान का बेटा बना, आदत अली खान का बेटा 9वें नंबर का बना, ठीक है। तो छठे पर आदत अली खान और 9वें पर
आदत अली खां का बेटा नवाब बना 1837 से लेकर 1842 तक। उसके बाद 10वें नंबर पर बना आपका जो है आदत अली खां का पोता और अली शाह का जो है आपका बेटा अमजद अली शाह, ठीक है, ये आपका 11वें नंबर का था, ठीक है। और ये आपका जो है 12वें नंबर का वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 तक, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पर आपका बिजलिस कादिर 1857, ठीक है। ये आपके थे। तो सबसे पहले आपका शहादत खान, उसके बाद आपका जो सफदरजंग, उसके बाद शुजाउद्दौला, उसके बाद असफउद्दौला, उसके बाद आपका जो है वजीर अली आदत अली खान, ठीक है। उसके बाद आपका 7वां आपका गजुद्दीन हैदर अली खान, नासरुद्दीन हैदर, उसके बाद आपका अली शाह, अमजद अली शाह। 10वें पर आपका यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, यहाँ पर 10 ही होगा, ये काट दीजिए। यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 होगा। तो आपका जो है 10वें नंबर पर अमजद अली शाह 1842-43, वाजिद अली शाह 1847-56 और 12वें पर पुत्र बिजलिस कादिर 1857 में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। तो आज हम शुरुआत करेंगे हैदराबाद से। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में चीन खिलीज खान ने की और चीन खिलीज खान को निजाम मुल्क की पदवी दी गई तथा उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया था। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चीन खिलीज खान ने की तथा चीन खिलीज खान को निजाम मुल्क की पदवी दी गई तथा उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया था। उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया, लेकिन दक्कन पर उसके एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन किया। उसने आसफ जाही वंश की नींव डाली। उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहला। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चीन खिलीज खां को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। सकूर खेड़ा के युद्ध में चीन खिलीज खां ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया था। तो सकूर खेड़ा के युद्ध में चीन खिलीज खां ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को हराया था और 1748 ईस्वी में चीन खिलीज खां की मृत्यु हो गई। तो 1748 में चीन खिलीज खां की मृत्यु हो गई और हैदराबाद भारतीय राज्यों में प्रथम राज्य था जिसने 1798 में विलेजली की सहायक संधि स्वीकार की और आश्रित सेना रखने का स्वीकार किया था, ठीक है। तो 1748 में चीन खिलीज खां की मृत्यु हो गई और 1748 में चीन खिलीज खां की मृत्यु हो गई। हैदराबाद भारतीय राज्यों में प्रथम राज्य था जिसने 1798 में विलेजली की सहायक संधि स्वीकार की और आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। तो बंगाल 1719 से लेकर 20, ठीक है। और एक मिनट, तो उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक बाद में पढ़ेंगे। एक मिनट इसी में पढ़े थे। तो उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक बंगाल का था। तो बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खान, जिसने 1719-20 में जो है स्थापना किया था। हैदराबाद के संस्थापक थे आपका निजाम मुल्क और चीनी खिलीज खान, ठीक है। निजाम मुल्क और या चीनी खिलीज खान बोलिए, 1724 में इन्होंने किया था। भरतपुर का चूड़ामन बदन सिंह 18वीं शताब्दी में। कर्नाटक का शहादत उल्ला खान 18वीं शताब्दी में। अवध का शहादत खां बुरहान उल मुल्क 1722 और 24 में। तो अवध का शहादत खां बुरहान उल मुल्क। जयपुर का 18वीं शताब्दी में सवाई राजा सिंह। रुहेल व बंगस पठान का 18वीं शताब्दी मोहम्मद खां बख्श बंगस। मैसूर का आपका 18वीं शताब्दी में हैदर अली था, ठीक है। तो आपका बंगाल का जो है 1719-20 में मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद का 1724 में निजाम उल मुल्क चीन खिलीज खान। भरतपुर का चूड़ामन बदन सिंह 18वीं शताब्दी। कर्नाटक का 18वीं शताब्दी में शहादत उल्ला खान। अवध का 1722 से लेकर 24 में शहादत खां बुरहान उल मुल्क। जयपुर का जो है आपका 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह। रुहेल व बंगस पठान का 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बख्श। मैसूर का 18वीं शताब्दी में हैदर अली खान, ठीक है। तो ये आपका स्वतंत्र शासक थे, उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक का। तो कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने की थी। तो कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने की थी। उसने अर्काट को अपनी राजधानी घोषित किया था। कर्नाटक राज्य को शीघ्र ही अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्ध के मैदान में के रूप में प्रयुक्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद उल उमेर से कर्नाटक की राजसत्ता बलपूर्वक अधिग्रहित कर ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद उल उमेर से कर्नाटक की राजसत्ता बलपूर्वक अधिग्रहित कर ली थी। कर्नाटक युद्ध क्या था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सर्वप्रथम कर्नाटक में संघर्ष आरंभ हुआ और कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पौंडीचेरी के मध्य स्थित अर्कट शहर में थी। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सर्वप्रथम कर्नाटक में संघर्ष आरंभ हुआ।
कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पौंडीचेरी के मध्य स्थित अर्कट शहर थी। ठीक है। 1740 से 48 के दौरान यूरोप में एक युद्ध हुआ जिसे ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी गुट में बटे हुए थे। तो 1740 से 48 के दौरान जो है यूरोप में एक युद्ध हुआ जिसे ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी गुट में बटे हुए थे। जब कर्नाटक के नवाब ने देखा कि उसके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो उसने उनके विरुद्ध एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना हार गई। सन 1748 ईस्वी में यूरोप में शांति समझौता हुआ जिसके तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का मद्रास वापस कर दिया। तो जब कर्नाटक के नवाब देखा कि उसके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो उसने उनके विरुद्ध एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना हार गई, और सन 1748 ईस्वी में यूरोप में शांति समझौता हुआ जिसके तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। नेक्स्ट आपका फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई। तो फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई, और उसी दौरान निजाम की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के सवाल को लेकर विवाद पैदा हुआ जिसके कारण फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। तो फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई, और उसी दौरान निजाम की भी मृत्यु हो गई, और उत्तराधिकार के सवाल को लेकर पैदा हुए विवाद में, जिसके कारण फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। कर्नाटक के लिए दोनों कंपनियों के ने अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन दिया, और फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया, जबकि अंग्रेज मोहम्मद अली को जो है कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। तो कर्नाटक के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन दिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया, जबकि अंग्रेज ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने क्लाइव को 1751 ईस्वी में एक छोटी सेना सौंपकर अर्काट भेजा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। चंदा साहब का जो है सिर काट दिया गया, तो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया, और दोनों कंपनियों के मध्य शांति समझौता हो गया। इस काम के लिए उन्होंने क्लाइव को 1751 ईस्वी में एक छोटी सेना सौंपकर अर्काट भेजा, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। चंदा साहब का सिर काट दिया गया, और डुप्ले को फ्रांस से वापस बुला लिया गया, और दोनों कंपनियों के मध्य शांति समझौता हो गया। निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया। तो निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक है। तो निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया। तो निजाम ने जो है आपका मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब स्वीकार कर लिया, और कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर जो है आपका अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर 1756 ईस्वी में तब प्रारंभ हुआ जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ, और कर्नाटक में फ्रांसीसियों की पराजय हुई, और हैदराबाद में फ्रांसीसियों का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। तो अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर 1756 में तब प्रारंभ हुआ जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। कर्नाटक में फ्रांसीसियों की पराजय हुई, और हैदराबाद में फ्रांसीसियों का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। ठीक है। 1763 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, तो फ्रांसीसियों को उनके उपनिवेश वापस मिल गए, परंतु बाद में फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई। तो 1763 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, तो फ्रांसीसियों को उनके उपनिवेश वापस मिल गए, परंतु भारत में जो है फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता वापस हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से लेकर 1748 के बीच में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से लेकर 1754 के बीच में, और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से लेकर 1763 के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक। ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण था हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामले में विवाद। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण था हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक के मामले में विवाद, और तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। ठीक है। तो पहला कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त हुआ एक्सला सैपल संधि से 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त हुआ पौंडीचेरी की संधि से 1754 में, और तीसरा कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त हुआ पेरिस की संधि से 1763 में। ठीक है। तो ये आपका 3 संधि हुआ। ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका एक्स ला सैपले संधि से 1748 में समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि से 1754 में, और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से 1763 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था? तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई, जिससे डुप्ले का महत्वाकांक्षा बढ़ गई।
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई और जिससे डुप्लो की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया और फ्रांसीसी प्रभुत्व को हानि हुई तथा अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। ठीक है, तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया और फ्रांसीसी प्रभुत्व को हानि हुई तथा अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा था। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 ईस्वी में वनडेवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। तो 1760 ईस्वी में वनडेवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनियों ने फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आपका एक मिनट इसको रिवाइज करेंगे, इसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 और ट्रिया का अधिकार युद्ध कारण था एक्स लार्ज सैपल संधि से 1748 में समाप्ति हुई और परिणाम था इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई जिससे डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामले में विवाद का जो है इसका कारण बना और पौंडीचेरी की संधि के साथ 1754 में ये समाप्त हो गया और इसका परिणाम था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राज्यों एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। फ्रांसीसी प्रभुत्व को हानि हुई तथा अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 63 तक और इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित संधि थी पेरिस की संधि 1763 में। 1760 में वनडेवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों का निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका जाट और राजपूत। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।